हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 20(1), इस पर बात हो रही थी, और 20(1) का जो आधा भाग था उस पर बात हो गई थी। 20(1) का लेटर पार्ट, इस पर बात होनी थी। 20(1) का लेटर पार्ट कह रहा है कि या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रभुत्व विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। जो हम लोगों ने बात नहीं की थी वो इसी भाग पर बात नहीं की थी। इसका जो पूर्ववर्ती भाग है जिसमें यह लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित किसी प्रभुत्व विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। इस पर बात हो गई थी कि जब भी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया जाना है तो उसके ऊपर आरोपित कृत्य तत्समय प्रभुत्व विधि, इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय काम उसने किया उस समय जो कानून प्रचलन में है उस कानून के मुताबिक अपराध होना चाहिए। अगर उसका कृत्य किए जाने के समय प्रचलित कानून के अनुसार आपराधिक नेचर का नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को कालांतर में यानी भविष्य में उस कृत्य के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, भले ही भविष्य में विधायिका उस कृत्य को अपराध घोषित भी कर दे। क्योंकि कोई भी कृत्य अगर भविष्य में समाज के अस्तित्व के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आएगा तो विधायिका को अधिकार है कि वे उस कृत्य को समाज की न्यूनतम नैतिकता के विरुद्ध घोषित करके उसे अपराध के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो भविष्य में अगर कोई भी कृत्य अपराध घोषित हो जाता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता जिसने उस कृत्य को इस प्रकार अपराध के रूप में घोषित किए जाने के पूर्व पूर्णतः संपादित किया है, पूर्णतः किया है। इसी को एक शब्द में विधियों का भूतलक्षी प्रभाव यह कहा जाता है। इसी सारे संव्यवहारों, इसी सारी प्रक्रिया यह कहा जाता है एक लाइन में कि क्रिमिनल लॉज को यानी दंडिक विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बात स्वयं शब्दों से आप देखेंगे तो केवल दांडिक विधियों के संबंध में ही कही गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के दायित्व की चर्चा अनुच्छेद 20(1) के पूर्वार्ध में, ठीक है, ये नहीं हुई है। उसने सीधे कहा कि किसी भी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता जो किए जाने के समय तत्समय प्रभुत्व विधि के मुताबिक अपराध नहीं था। तो अपराध और सिद्ध दोष, ये दो शब्द अपने में पूरी कहानी एकदम पाठक के समक्ष स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि अनुतोष या दायित्व, इनकी प्रकृति सिर्फ दांडिक नहीं है। जो लायबिलिटी है उसका नेचर सिर्फ क्रिमिनल हो, ऐसी बात नहीं है। सिविल लायबिलिटी ये भी है। तो सिविल लायबिलिटी के संबंध में अनुच्छेद 20 से कुछ भी नहीं कहता। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में यह बात देखी है कि टैक्स संबंधी जो लायबिलिटी है उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा सकता है।
रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी भूतलक्षी प्रभाव, यानी कानून हम आज बनाएंगे और उसका प्रवर्तन और उसका प्रभाव, इसको हम पिछली तिथि से लागू कर देंगे। आज कोई कानून निर्मित हुआ और उसको 1989 से लागू कर दिया गया, तो 1989 से लेकर आज तक जिन लोगों ने भी उस काम को किया है, वे सब उस कृत्य के लिए कानून में बताए गए दायित्व के अधीन हो सकते हैं, यदि वो कानून जिस दायित्व को उत्पन्न कर रहा है वो दायित्व सिविल प्रकृति का हो। अगर वो दांडिक प्रकृति का है तो इस कानून के मुताबिक उन व्यक्तियों को जो आज से पूर्व इस कार्य को कर चुके हैं दायित्व के अधीन नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि अनुच्छेद 13(2) सपठित अनुच्छेद 20(1) ये दोनों मौजूद, और अनुच्छेद 13(2) ऐसे कार्य के संबंध में विधायिका से विधायी शक्ति यही छीन लेता है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) बड़े साफ शब्दों में घोषित करता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो, उन्हें न्यून करती हो, उन पर क्षतिकारक प्रभाव डालती हो। और अनुच्छेद 20(1) यह भी बड़े ही क्लियर शब्दों में घोषणा कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य के लिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जो तत्समय प्रवृत्त विधि इसके अनुसार अपराध न हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि आज की तिथि पर आपने जिसे अपराध बनाया और जिसे हम पूर्व में कर चुके हैं, वो तत्समय प्रवृत्त विधि के मुताबिक यानी किए जाने के समय जो विधि प्रवर्तन में थी उसके अनुसार वो अपराध नहीं था। इसलिए हमें आज की तिथि पर उस कार्य के लिए दायित्व के अधीन नहीं लाया जा सकता। मीनिंग देयर बाय क्रिमिनल लॉज ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से या भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकते, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) ऐसी विधियों के संबंध में अनुच्छेद 20(1) के आधार पर विधायिका से विधायी शक्ति इसी को छीन लेता है, और विधायी शक्ति के अभाव में विधायिका यदि कुछ अधिनियमित भी करती है तो वो तथ्यता अधिनियमित हुआ भले ही मान लिया जाए, लेकिन विधिता उसका अधिनियमन कभी हुआ है ये माना ही नहीं जा सकता। इसलिए क्रिमिनल लायबिलिटी इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू ही नहीं किया जा सकता। हां, यह प्रतिबंध सिर्फ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बनाई गई विधियों के संबंध में ही लागू है, और हमारे आपके स्वयं सुप्रीम कोर्ट के या किसी के भी वश में ये नहीं है कि हम कानूनों का ऑपरेशन, कानूनों का प्रवर्तन उस क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर कर दें जितने क्षेत्र के लिए वे लागू होने के लिए बनाए गए। ये किसी के वश में नहीं है। इसलिए आप अपने मन से कानूनों के प्रवर्तन को उस क्षेत्र पर प्रवर्तित नहीं कर सकते या कानूनों के प्रवर्तन को नहीं बढ़ा सकते जो क्षेत्र उनके लागू होने के लिए विधायिका द्वारा आशयित नहीं है। और मजेदारी है कि आप यहां जो कुछ बताया जाता है यहां से मीनिंग देर भाई यहां नहीं, यानी कानून की क्लास में जो बताया जाता है वो तो सुनते नहीं है,
और एक हाई स्कूल पास या इंटर पास या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए जो जर्नलिस्ट, जिन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं, उनके द्वारा लिखी गई बात बड़े ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो वेद वाक्य हो। अभी हम देख रहे थे, एक लिख रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपील अब कानूनी अधिकार होगा, और वो लिखने वाला कोई आम आदमी नहीं था, एक अधिवक्ता महोदय थे। जबकि जब सीआरपीसी शुरू करते हैं तभी हम आपको खूब बताते हैं कि अपील स्टैट्यूटरी राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये अगर आपको दिया गया है स्टैट्यूट ने तो आपको मिलेगा, अदरवाइज इसके मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें विभिन्न न्याय निर्णयों के विरुद्ध अपील का कोई अधिकार आपको नहीं मिला है। जैसे स्पेशल जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसकी धारा 6 में जो न्याय निर्णय होता है उसकी कोई अपील प्रोवाइड नहीं है। लेकिन कोई अपील प्रोवाइड न होने का आप तुरंत अर्थ ये लेने लगते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपील प्रोवाइड नहीं, ये कहा, इसमें ये कहां पर आ गया कि उस जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता, और रिव्यू के अन्य मेथड्स ये भी हैं। अब जैसे ही हम ये कहते हैं कि अन्य मेथड्स भी हैं, तो आपकी मान्यता हो जाती है कि अन्य मेथड्स और अपील इसके बीच कोई अंतर ही नहीं है। फिर आपको जो अपील में कहना चाहिए वो आप उन मेथड्स के एप्लीकेशन के समय भी कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो अपील से भिन्न है। तब आप अपील और अन्य मेथड्स के बीच जो अंतर है उसको ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप ध्यान से किसी भी चीज को देखना ही नहीं चाहते, ठीक है, सारी बातें अलग हैं। अन्यथा विधायिका, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो सचेतन विधायन करती है, बेवकूफ नहीं है कि उसने अपील मना किया तो उसका मतलब कुछ रोकना चाहती होगी, तभी तो मना किया। और अगर अन्य मेथड्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे अपील के, तो फिर अपील के मना करने का मतलब यही क्या रहा। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य मेथड जिसमें रिवीजन, रिव्यू, रिट ये सब इंक्लूड है, वो अपील से कुछ भिन्न बात कहते होंगे, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। उनके बीच अंतर क्या है वो इस क्षण का विषय नहीं है, इसलिए उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। ऐसे ही आप आते हैं रेगुलर बेल, नियमित जमानत, और एंटीसिपेटरी बेल, इसके बीच आप कोई अंतर नहीं करते। आपका आर्गुमेंटेशन ठीक वही होता है जो रेगुलर बेल में होना चाहिए, ठीक वही आर्गुमेंटेशन आपका एंटीसिपेटरी में होता है। जबकि रेगुलर बेल के ग्राउंड अलग और एंटीसिपेटरी के ग्राउंड बिल्कुल अलग। ये ठीक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के लिए मार्गदर्शन के जो नियम निर्धारित किए उसमें जरूर उन्होंने कहा है कि न्यायालय को उन्हीं सिद्धांतों से मार्गदर्शित होना चाहिए एंटीसिपेटरी देने के समय भी, जिनसे वो निर्देशित होता है, जिनसे वो मार्गदर्शित होता है नियमित जमानत देने के समय। लेकिन आधार बिल्कुल अलग है, और आधार अलग है ये सिर्फ इसी शब्द से प्रतिध्वनित होता है। जबकि एंटीसिपेटरी आप पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, चाहे 482 बीएनएसएस शायद अब इतना है, और वैसे तो 438 सीआरपीसी थे। तो वहां जो शब्द लिखे वो क्या लिखे, यदि किसी व्यक्ति को आशंका है, ये शब्द लिखे हैं। और नियमित जमानत आप जब मांगने आते हैं सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से, तो वहां लिखा है जो व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का आरोप है। दोनों शब्दों में डिफरेंस है।
दोनों शब्दों में डिफरेंस है, इसका मतलब अंतर तो होगा। हमें नहीं मालूम ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। हमें नहीं मालूम, दुनिया में बहुत कुछ है जो हमें नहीं मालूम। साइंस ने जो कुछ इन्वेंट किया है वो सब कुछ पहले से था, ऐसा थोड़ा ना साइंस ने उसे बना दिया, बस मालूम नहीं था। तो जो नहीं है, ठीक है, उसकी बात अलग, लेकिन आपको जो नहीं मालूम वो नहीं है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। तो यहां जो मना किया वो सिर्फ इतना कहा उसने कि तत्समय प्रवर्तन विधि के मुताबिक ही सिद्ध दोष किया जाएगा, मीनिंग देयर बाय अनुच्छेद 20(1) का जो पूर्वार्ध है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी है। इसके संबंध में कानूनों के, ठीक है, विस्तार को सीमित करता है, उसके स्कोप को सीमित करता है। सिविल लाइबिलिटी आपका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू की जा सकती है। इस पर विस्तार से हम लोगों ने बात की है, विस्तार से बात की पिछले क्लासेस में, इसलिए उस सबको दोहराने की जरूरत नहीं। प्रासंगिक या यूं कहें पीछे से कनेक्ट होने के लिए जितना जरूरी था उतनी बात हमने कह दी। अब जब आप सिद्ध दोष हो जाते हैं तो प्रश्न उठता है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट पेनाल्टी? कौन सी शास्ति है जो आप पर अधिरोपित की जाए, क्या दंड दिया जाए? शास्ति, पेनाल्टी, दंड, ये लगभग एक ही स्थिति के नाम है। और आपसे कहा गया कि दंड, शास्ति या पेनाल्टी ये आपकी पसंद से नहीं दी जाएगी, और बल्कि उल्टा है, ये ऐसी स्थिति के रूप में चुनी और वर्णित की जाएगी जो आपको यानी सारे समाज को नापसंद हो। ठीक है, उलट बात है। हमें तो मजा आता है जब बेवकूफों के लेख पढ़ते हैं, पोस्टें पढ़ते हैं उनके, बोले जुर्माना तो कम होना चाहिए, तुम्हारी पसंद से दंड निर्धारित होगा। सिद्धांत उलट है, वो दंड निर्धारित होगा जो तुम्हें नापसंद है। अगर तुम्हारी पसंद से दंड निर्धारित होगा तो तुम उस कृत्य को करने से रुकोगे ही नहीं, जिसे करने के लिए दंड के माध्यम से तुम्हें रोकने का प्रयत्न हुआ है, तो रुकोगे ही नहीं, क्योंकि आप अपनी पसंद के काम तो करना चाहते हैं। इसलिए दंड हमेशा वो होगा जो आपको एकदम नापसंद हो। ठीक है, ये दंड का एक पक्ष है, लेकिन दंड का दूसरा पक्ष भी है कि आपकी नापसंदगी का व्यवहार आपके द्वारा किए गए कृत्य के अनुपात में होना चाहिए। ऐसा न हो कि आपने जो कृत्य किया है उससे उस स्थिति जो आपको नापसंद है और जिसमें रहने के लिए आपको विवश किया जाएगा दंड के माध्यम से, उसके बीच अंतर इतना ज्यादा हो कि एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य को देखने पर वो अंतर जस्टिफाइड न लगे, ऐसा ना हो। ये दूसरा पक्ष भी है, और इसलिए ये जिम्मेदारी विधायिका को दी गई। वो ऑब्जेक्टिव तौर पर यानी वस्तुनिष्ठ तौर पर और व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ स्थितियों के विश्लेषण की इन पद्धतियों के बारे में आपसे पीछे बहुत चर्चा की गई है कि जब आप वस्तुओं की या विचारों की व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या करते हैं तो वस्तुओं या विचारों के अंतर्निहित गुणों के आधार पर नहीं, उसके बारे में स्वयं आपका जो विचार है उसे आप वर्णित करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ तरीका है।
ठीक है, काहे का? वस्तुओं अथवा विचारों के गुणों के वर्णन का। आप एलर्जी के पेशेंट हो, आपको खुशबू से एलर्जी है, तो गुलाब की खुशबू आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो आपकी व्यक्तिनिष्ठ समस्या है। जब गुलाब के गुणों की जो वस्तुनिष्ठ चर्चा है वो की जाएगी, तो ये बताया जाएगा कि गुलाब कांटों के बीच खिलता है, गुलाब अनेक रंगों का होता है, उसमें जो महक होती है वो अधिकांश लोगों को अच्छी लगती है। ये गुणों के आधार पर चर्चा है, तो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो स्थितियों के बारे में जो व्यक्तियों की पसंद है वो अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन कुछ है जो सबको खराब लगता है, ठीक है ना। जैसे गाली, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। यह गालियों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है। कुछ इतने कोमल अपने को समझते हैं कि सिर्फ उन्हें ऐसे शब्दों से थोड़े कठोर माने जाते हैं, यदि पुकार लिया जाए तो वे उसे गाली समझते हैं, ठीक है ना। कुछ अपने को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं खुद में ही, बाकी उन्हें कोई नहीं मान रहा, कि उन्हें लगता है कि उनके आने पर दुनिया में कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन हां, कुछ ऐसा जरूर है जिसे उच्चारित किए जाने की दशा में सब ये मानेंगे कि आपने गाली ही दी है, आपने अप्रिय यही बोला है। तो वो जो सब मानेंगे वो आपका कैसा है? ऑब्जेक्टिव तौर पर गाली है, और जिसे सिर्फ आप गाली समझते हैं वो सब्जेक्टिव तौर पर गाली है। यानी वस्तु का विश्लेषण, विचार का विश्लेषण, उसके अंतर्निहित गुणों के आधार पर इसी को ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो सवाल यह है कि कृत्यों के वर्गीकरण, इसको अगर हम करें तो प्रत्येक कृत्य के लिए दंड का विस्तार ऑब्जेक्टिव तौर पर निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन निर्धारण का अधिकार किसे हो? आप कहेंगे हमें हो और हम कहेंगे हमें हो। तो इस समस्या का समाधान किया कि ऑब्जेक्टिव तौर पर कृत्यों के लिए दायित्व के निर्धारण का जो अधिकार है वो किसका? विधायिका का। और विधायिका के द्वारा ऑब्जेक्टिव तौर पर कृत्यों के दायित्व के निर्धारण के लिए जो ढंग चुना जाता है, उसी ढंग का नाम है कानून का अधिनियमन। उसी को कानून का अधिनियमन कहते हैं। तो कानून के माध्यम से विधायिका ये बताती है कि आज की तिथि पर, यानी कृत्य किए जाने के समय, कौन सा दंड या कौन सा दायित्व, दंड दायित्व है। दायित्व क्यों है? क्योंकि दंड आपकी मर्जी से नहीं होगा, आपके पास दंड के संबंध में उसे भोगने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए दंड दायित्व है। दायित्व का मतलब ये होता है जिसे वहन करने के अलावा, जिसे बियर करने के अलावा आपके पास उसके संबंध में कोई और विकल्प हो ही ना। तो दंड के संबंध में स्थिति यही है। तो कहता है आपने जिस समय कृत्य किया उस समय उस कृत्य के संबंध में जिस विस्तार का दायित्व विधायिका ने निर्धारित कर रखा है, अगर भविष्य में उससे अधिक दायित्व उस कृत्य के लिए विधायिका द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, तो भी आपने जिस समय कृत्य किया था उस समय जो दायित्व निर्धारित था संबंधित कृत्य के लिए, वही दायित्व आपको वही या उसी विस्तार का दायित्व आपको वहन करना होगा। संबंधित कृत्य के संबंध में आपको बढ़े हुए दायित्व से भारित
नहीं किया जा सकता। ठीक है, यू आर नॉट बाउंड टू बियर द एक्सटेंडेड लाइबिलिटी, ठीक है ना, इन रिगार्ड ऑफ दैट एक्ट विच यू हैव कमिटेड, ठीक है, इन पास्ट, जो आपने पहले कर दिया, उसके लिए बड़े दायित्व के अंतर्गत आप नहीं हो सकते। ये लेटर पार्ट कह रहा है, लेकिन अब सवाल ये कि ये कहा कि बढ़े हुए दायित्व तो इससे आप दंडित नहीं किए जाएंगे, यानी 20(2) का जो लेटर पार्ट है वो दंड की जो कठोरता है, ठीक है, क्योंकि दंड का विस्तार बढ़ाया जाना, ठीक है, ये दंड की कठोरता को बढ़ाया जाना, ये भी कहा जा सकता है। तो 20(2) दंड की कठोरता, इसके संबंध में एक बेनिफिशियल प्रोविजन, एक लाभदायक वर्णन, एक लाभदायक उपबंध ये करता है। और वो लाभदायक किसके लिए? उस कृत्य के कर्ता अर्थात अभियुक्त के लिए, उसी के लिए लाभदायक है, और किसी के लिए तो वो लाभदायक है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर भविष्य में विधायिका कोई ऐसा अधिनियमन करती है जिसके परिणाम स्वरूप या जो अधिनियमन उस अभियुक्त पर लागू हो सकता है जिसे पूर्व में संबंधित कृत्य किया है, तो अनुच्छेद 20(1) इसका जो लेटर पार्ट है उसमें अंतर्निहित भावना, उसकी जो स्पिरिट है, उसके मुताबिक ये होना चाहिए कि अगर कोई अधिनियम ऐसा विधायिका ने पारित किया जिसका लाभ, पारित आज किया, लेकिन उसका लाभ उन लोगों को भी पहुंच सकता है, यानी अधिनियम का अर्थान्वयन ऐसे भी किया जा सकता है कि उन लोगों को उसका लाभ हो जाए जो आज से पूर्व उस कृत्य को कर चुके हैं। तो ऐसे अधिनियम का लाभ देने से उन व्यक्तियों को भी इनकार नहीं होना चाहिए जो आज से पूर्व इस अधिनियम में वर्णित, ठीक है, काम कर चुके हैं। यद्यपि नो डाउट ये लाभदायक अधिनियम आज की तिथि पर पारित हुआ और काम वो पहले कर चुके हैं, लेकिन दायित्व तो उस कार्य के संबंध में निर्धारित करने का जो समय है वो आज आया है। और आज एक ऐसा अधिनियम भी है जो इस कार्य के दायित्व को कम कठोर या उसकी कठोरता को कम कर देता है, ठीक है ना। तो इस अधिनियम का लाभ अभियुक्त को मिल जाना चाहिए, ऐसी भावना अनुच्छेद 20(2) में हमें दिखाई देती है। अनुच्छेद 20(2) अगर ठीक से एनालाइज किया जाए तो वो दंड की कठोरता को बढ़ाने से रोक रहा है, ठीक है ना, लेकिन दंड की कठोरता को बढ़ाने से रोकना विविक्षित तौर पर ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि दंड की कठोरता को कम करने का निर्देश अनुच्छेद 20(2) दे रहा है, या दंड की कठोरता को कम करने का सुझाव यह अनुच्छेद 20(2) दे रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और कानूनों के अर्थान्वयन के संबंध में सिद्धांत के प्रचलन में जो अभिव्यक्त है वो तो पढ़ा ही जाएगा, जो आशयित है वो भी पढ़ा जाएगा, और जब आशयित पढ़ते हैं उसी को कानून को इंप्लाइडली या विविक्षित तौर पर पढ़ना कहा जाता है। और जहां तक दंड की बात है तो क्रिमिनल लॉ उसके निर्वचन के सिद्धांत भी ये हैं कि जो स्थिति अभियुक्त के लिए फायदेमंद हो उसको माना जाना चाहिए। इसलिए एक बात निकल आती है कि अभियुक्त ने जिस समय वो काम किया
उस समय उस कार्य के लिए जितना दंड निर्धारित था, अभियुक्त को उस कार्य के लिए यदि भविष्य में दंड बढ़ा भी दिया जाए तो भी बढ़ा हुआ दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर दंड घटा दिया जाए या दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन हो, जैसे पहले कठोर कारावास दिया जा सकता था, अब सादा, ठीक है, यानी दंड की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, उसमें कोई बदलाव ये किया गया और किया गया बदलाव अभियुक्त के लिए फायदेमंद है, तो उसे बदला हुआ दंड दिया जा सकता है, ठीक है। उस पर अनुच्छेद 20(2) कोई रोक नहीं लगाता। ये अनुच्छेद 20(2) के सम्यक विश्लेषण से निकली हुई बात है और इसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय की मोहर ये आई है, इसमें रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुकदमे में यही निर्धारित किया। रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस मुकदमे में कार्य के कर्ता ने जिस समय इस मुकदमे में आलोच्य इंप्यूग्ड एक्ट किया था, उस समय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, ये पारित नहीं था। उसके बाद इसका कन्विक्शन हो गया नीचे से, तब भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पारित नहीं था। इसने हाईकोर्ट में अपील की, अपील डिसमिस हो गई, उस समय भी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट नहीं था। उसके बाद प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पारित हो गया, ठीक है। इसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी ये फाइल की और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के दिए जाने की मांग की, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के फायदे को दिए जाने की मांग की, क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार उसने अपराध किया, कोई ऐसे एंटीसीडेंट यानी कोई ऐसी चीजें मौजूद नहीं है जिसके कारण से उसे दंडित किया जाना आवश्यक लगता हो, तो उसे दोष सिद्ध करने के उपरांत दंड दिए बिना परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छे आचरण की, सदाचरण की परिवीक्षा पर भी उसे छोड़ा जा सकता है। यह एक्ट पास हो चुका है। उसने स्वयं को परिवीक्षा पर छोड़ने की मांग की, क्योंकि इस अधिनियम ने दंड की कठोरता को कम कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या में कहा कि अनुच्छेद 20(2) जो रोक लगाता है वो दंड की कठोरता को बढ़ाने पर लगाता है, ठीक है। यहां फायदा दिए जाने की बात, इसलिए नो डाउट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट भले ही उस समय नहीं था जिस समय परिवादित कृत्य किया गया था, एक्ट कंप्लेंट हैज बीन कमिटेड बाय द डूअर, after that the benefit of that act could be extended to that person who has committed that act previously, ठीक है। तो ये स्थिति आई है, इसका मतलब ये हुआ कि माननीय उच्चतम न्यायालय की मोहर ये भी इस व्याख्या पर आ गई। देखिए, व्याख्याएं कई हो सकती हैं और व्याख्याएं ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकृत व्याख्याकार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है इसलिए या उच्च न्यायालय है, इसलिए जब तक वे न कहें तब तक व्याख्या ठीक होते हुए भी मान्यता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानी जाएगी। इसलिए केस लॉ कोड किए जाते हैं। केस लॉ से कानून बनता नहीं है, यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बनता भी है, ठीक है, लेकिन तब बनता है जब संबंधित विषय पर कानून न हो और जरूरत हो, तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून अनुच्छेद 141 के अंतर्गत देश की विधि है।
लेकिन अगर पहले से कानून है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है, बनाता नहीं है। और आप ऐसे समझ लेते हैं मानो वो बना रहे हैं। बोले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपील अब कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कतई न कहे, है वो कानूनी अधिकार। वो मना कर दें कि नहीं है तो भी है, ठीक है। वो सिर्फ व्याख्याकार है, और जहां पर कानून नहीं है वहां कानून बना भी सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। और आप कानून को 2 दूनी 4 इस ढंग से याद करना चाहते, और यहां 2 दूनी 3 और 2 दूनी 5 ये भी होते हैं। आप अन्य विषयों की तरह कानून को समझ लेना चाहते हैं, आइदर इट और दैट। कानून इस ढंग से चलता ही नहीं, इसलिए सारी समस्या है। और जो पुराने क्लासेस की आदत है वो आपने अब तक छोड़ी नहीं, उसमें गलती आपकी कम है, लॉ टीचर्स की ज्यादा है, क्योंकि वो भी आपको उसी ढर्रे पर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बोले हत्या आपराधिक मानववध में क्या इसमें आशय होता, उसमें नहीं होता, जबकि बिल्कुल गलत, होली गलत, कतई गलत, लेकिन है, चल रहा है। आगे क्या कहता है, ठीक है, उसने कहा उस दंड से अधिक दंड, उससे अधिक शास्ति, यही शब्द कहे ना, और शास्ति और दंड एक ही बात है। तो उसने कहा उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। अब आप जब दांडिक विधि के उपबंध पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा होता है, अमुक अपराध के लिए व्यक्ति को इतने वर्ष का कारावास या जुर्माना दिया जा सकेगा, ठीक है, या कारावास और जुर्माना यह भी दिया जा सकेगा। कारावास कठोर और सादा दोनों हो सकेंगे। और जब आईपीसी हम लोग पढ़ते थे, अब शायद सेक्शन 8 1 और 2 उसे पढ़ते हैं, ठीक है। और पहले आईपीसी में धारा 63 पढ़ते थे, क्या कहता था, जहां जुर्माने की अधिकतम रकम अभिव्यक्त नहीं है, ठीक है, अधिकतम रकम नहीं लिखी गई है, वहां जुर्माना अमर्यादित होगा किंतु अत्यधिक नहीं, ये शब्द। और इस पर हम लोगों ने धारा 8 के समय खूब बात भी की, जब धारा 8 पढ़ी है। अब सेक्शन मान लीजिए एक है, उसमें लिखा है जुर्माना और कारावास ये दिया जाएगा। और मिस्टर ए ने आज की तिथि पर जब इंस्टीट्यूट बुक में यही शब्द लिखे थे तब इस काम को किया, ठीक है। तो आज की तिथि पर जो उन्हें दंड मिल सकता है इस कृत्य के लिए वो जुर्माना और कारावास, ठीक है ना। कोई बात नहीं, विचारण की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, क्योंकि विचारण में तो समय लगेगा, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने, कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। यानी जिस समय वो काम करेंगे और जिस समय दंडित होंगे इसके बीच कुछ समय अंतराल निश्चित तौर पर होगा। इस समय के अंतराल में विधायिका ने विधि को परिवर्तित किया और उसने यह लिख दिया कि अमुक कृत्य के कर्ता को कम से कम 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पहले क्या लिखा था जब आपने किया था कि कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब उसने लिख दिया कि कम से कम 2 साल के कारावास और कम से कम 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपका विचारण पूर्ण हुआ। न्यायालय ने आपको 2 साल क्योंकि लिख दिया, न्यूनतम 2 साल और 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा, कम से कम इतने से कर दिया।
अब आपका तर्क यह है कि पहले ये लिखा था स्टैट्यूट बुक में कि कारावास और जुर्माना भी दिया जाएगा, तो हमें 1 दिन का कारावास और 2 रुपए जुर्माने इससे भी दंडित किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि कोई अधिकतम रकम ये तो अभिव्यक्त थी नहीं, तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम पर लिमिट लगी है कि अत्यधिक नहीं हो सकता, और अत्यधिक की गणना आपकी पेइंग कैपेसिटी इसे देखकर होगी। तो अधिकतम उस पर तो एक रेस्ट्रिक्शन ये दिखता है, लेकिन न्यूनतम पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिखता। आपका कथन यह है कि अगर विधायिका ने यह अमेंड न किया होता तो हम पे 10 रुपए जुर्माना और 2 दिन साधारण कारावास, ये भी हो सकता है। और इन्होंने अब कह दिया कि 2 वर्ष का मिनिमम कारावास और मिनिमम 20,000 रुपए जुर्माना, इस वजह से हमें यह मिल गया और इससे मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, बिकॉज in the later part of the article 20 subsection 1 it has been right down by the framers that any person cannot be punished, ठीक है, by such a extended liability which was not enforced at the time of commission of that particular act. ठीक है, it is the argument of yourself, you are forwarding before the court this type of argument. Then what should be? ठीक है, क्या होना चाहिए, यह प्रश्न है। ठीक है, बिकॉज एनीथिंग कांट बी डन अगेंस्ट द, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ एनीबडी by any act, whether that is judicial in nature, that is executive in nature, that is legislative in nature. और जुडिशरी इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता. That is why they are not included in the definition which is given by the framers under Article 12 in reference of the fundamental right. ठीक है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता. तो सवाल ये है कि ये जो व्याख्या है जो आपके द्वारा दी जा रही है, इसे स्वीकार किया जाए या न किया जाए. तो अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? कहता है उससे अधिक दंड इससे दंडित नहीं किया जाए. और जिस समय आपने काम किया उस समय लिखा था जुर्माना और कारावास, ये लिखा था. ठीक है, तो जुर्माना और कारावास अगर लिखा है, इतने वर्ष का जुर्माना क्योंकि इतने वर्ष का कारावास, क्योंकि वर्षों में कारावास की गणना ये तो दी ही होगी, आजीवन दिया हो. ठीक है, मैक्सिमम आजीवन हो सकता है. यानी कारावास के वर्षों की जो स्थिति है वो तो उल्लिखित होगी ही. जुर्माने के संबंध में स्थिति ये हो सकती है कि केवल जुर्माना लिखा हो, और अगर केवल जुर्माना लिखा है, तो उसका जो अर्थ होता है वो अनंत से लेकर न्यूनतम तक सब उसमें समाहित है. ठीक है ना. तो जिस दिन आपने कृत्य किया था उस दिन आपको 20,000 रुपए का जुर्माना ये भी तो लगाया जा सकता था. आपकी बात ठीक है कि 2 रुपए भी लगाया जा सकता था, लेकिन 20,000 भी तो लगाया जा सकता था. ये कैसे कहा जा सकता है कि 20,000 नहीं लगाया जा सकता? ये तो नहीं कहा जा सकता. 100 में 1 शामिल है, 1 में 100 शामिल नहीं है, क्योंकि 1 में जब 99 और शामिल होंगे तब 100 बनेगा. तो 20,000 जुर्माना नहीं लग सकता था, यह कैसे बोला जा सकता है? इससे कोर्ट ने इस विषय पर भी मुकदमा गया माननीय उच्चतम न्यायालय के पास, धारा 420 में दंडित किए जाने के कारण. तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही निष्कर्ष अभिव्यक्त किया
संपूर्ण अनुच्छेद 20(2) का विश्लेषण, 20(1) का विश्लेषण करने के उपरांत कि किसी भी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका ने जुर्माना बढ़ाया है, बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो भी ठीक कि ठीक है 10 रुपए भी लग सकता था, लेकिन 20,000 भी तो लग सकता था, तो बढ़ाया था। ठीक है, तो इस प्रकार यह तय हुआ कि बढ़ा हुआ नहीं लग सकता, यदि बढ़ाया होता तब नहीं लग सकता था, इसमें से यह भी विवेचित है। और जहां तक टैक्स लायबिलिटीज का सवाल है, आपको मालूम है वो सिविल लायबिलिटीज हैं, और सिविल लायबिलिटीज बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। एक मामले में न्यायालय, विधायिका ने यह अधिनियमित किया कि यदि कोई गबन का अपराध करेगा, गबन किसे बोलते हैं, जो जिसे आप दांडिक विधि की भाषा में आपराधिक न्यास भंग कहते हो। ठीक है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इसी को सामान्य भाषा में गबन का अपराध कहा जाता है। तो एक मामले में यह निर्धारित कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति गबन का अपराध करे तो उस व्यक्ति को न सिर्फ अमुक दंड से दंडित किया जाएगा, बल्कि उससे उस प्रॉपर्टी की वसूली भी की जाएगी जो उसने गबन की। यह मामला चैलेंज हो गया कि हमें उससे अधिक दंड से दंडित करने की बात हो रही है। ठीक है, जो हमारे ऊपर, और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको लागू कर दिया कि आज से पहले भी जिन्होंने गबन किया उन्हें अगर दंडित किया गया तो उनसे वो प्रॉपर्टी वसूली जाएगी, यदि गबन सरकारी पैसे का है, सरकारी पैसे का, प्राइवेट है तो नहीं। ठीक है, प्राइवेट है तो नहीं वसूला जाएगा, इसका अर्थ यह नहीं कि प्राइवेट वसूला नहीं जाएगा। प्राइवेट वसूलना है आपको तो आप दीवानी मुकदमा फाइल करो, रिकवरी ऑफ मनी का सूट लाओ और वहां वसूलो। लेकिन अगर सरकारी पैसे का गबन है तो दांडिक मुकदमे में ही आपको दोषित और सजा देने के बाद आपसे संबंधित धनराशि की वसूली के ऑर्डर्स ये भी दिए जा सकते हैं। इस रूप में विधायिका ने अमेंड कर दिया। अब यह कहा गया है कि उससे अधिक दंड से हमें दंडित किया ही नहीं जा सकता, जितना दंड हमें दिया जाता है। तो दंड तो आपने हमें दे दिया कि अमुक आपने गबन किया है इसलिए आपको इतने वर्ष का कारावास और इतना जुर्माना। अब ये धनराशि की वसूली, ये तो गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, न्यायालय का बिल्कुल गलत। ठीक है, धनराशि की वसूली, ये दंड है ही कहां, तो दंड ही नहीं। रिकवरी ऑफ मनी, द मनी which has been embezzled by you, ठीक है, that could be recovered at that time also, ठीक है, when you have committed this act। केवल अंतर इतना है कि अगर इस स्टैट्यूट को पास न किया जाता तो, ठीक है, द वे, द मेथड, ठीक है, विच यू मे अप्लाई फॉर द, ठीक है, विच यू मे, और यू कैन से विच द गवर्नमेंट कैन अप्लाई फॉर द रिकवरी ऑफ दैट मनी, ठीक है, दैट इज, उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो सिविल प्रोसीजर है, उसके एप्लीकेशन से गवर्नमेंट उस पैसे को रिकवर कर सकती थी। रिकवर तो उस दिन भी हो सकता था, बस केवल इतनी बात थी कि गवर्नमेंट अगर उस दिन रिकवर करती तो उसे सिविल प्रक्रिया ये अपनानी पड़ती। आपसे अब जो गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है उसमें वो क्रिमिनल कोर्ट के माध्यम से ही
त्वरित प्रक्रिया, एक स्पीडियर रेमेडी ये दे दी गई रिकवरी की। आपसे रिकवरी नहीं की जा सकती थी, ऐसा तो है ही नहीं। बस मैनर ऑफ रिकवरी ये बदला है और कुछ नहीं बदला। और मैनर ऑफ रिकवरी ये दंड नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इनहांस पनिशमेंट आपको दिया जा रहा है, कुछ नहीं। कुल मिलाकर जो स्थिति निकलती है कि तत्समय प्रवर्तन विधि के मुताबिक जो दंड दिया जा सकता था वही दंड आपको दिया जाएगा। लेकिन सवाल है तत्समय प्रवर्तन विधि, उसके मुताबिक जो दंड मिल सकता था। अब सवाल यह है कि तत्समय प्रवर्तन विधि ये क्या चीज है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मुकदमे के डिसाइड होने से पूर्व ऐसा कोई मामला उच्चतम न्यायालय तक गया ही नहीं था जिसमें एक हिंदू पुरुष ने सिर्फ किसी महिला से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया हो। देखिए, धर्म बदलने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन शब्दों का एक अंतर्निहित अर्थ होता है। ठीक है, मीठा फल, इसका मतलब यह हुआ कि फल प्राकृतिक कारणों से मीठा है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने इंजेक्शन से उसमें सैकरीन डालकर उसे मीठा कर दिया। अगर ऐसा आपने किया है तो आपने खाद्य पदार्थ में मिलावट का अपराध किया है। ठीक है ना, मीठा फल, इसमें यह शब्द अंतर्निहित है कि प्राकृतिक तौर पर मीठा। ऐसे आपको धर्म बदलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह निकला। ये जब हम लोग अनुच्छेद 25-26 पढ़ेंगे तो खूब इस पर बात होगी। धर्म बदलने की स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि हमें यह लग गया कि भाई प्रोफेसिंग ऑफ हिंदू रिलीजन आई कैन नॉट अचीव दैट अल्टीमेट गोल विच हैज बीन, ठीक है, सेट बाय मी टू अचीव, मीनिंग देयरबाय आई कैन नॉट अटेंड माय साल्वेशन। हम अपनी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते when I have realized that। ठीक है ना, और to get inspiration from this idea, ठीक है, I have decided that from tomorrow I will profess Islam because, ठीक है, it is the firm belief of myself that by professing of Islam I can attain my ultimate salvation. Then it can be said that I have converted to Islam। ठीक है ना, यही असल व्याख्या है। बदलने का मतलब क्या हुआ कि हमें यह लगता है कि हम अपनी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमें ऐसा लगता है कि इस्लाम का अगर हम अनुसरण करें तो हम अपनी अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने बदला तो हमने अपने धर्म को बदला है, और आपने हमें लालच दिया तुम्हारी शादी हो जाएगी फला से, ठीक है, तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा इलाज होगा। ये शोषण है, ये भ्रमण, ये भ्रमित करना है। ठीक है, और अगर ऐसा करने की इजाजत मिल रही है तो ये धर्म की आजादी के खिलाफ है। ठीक है ना, क्यों धर्म की आजादी के खिलाफ? आजादी का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अपने आधार पर निर्णय ले। आजादी का मतलब यह नहीं हुआ कि उसे भ्रम में डालकर, अगर वो मूर्ख है, अगर वो बात को नहीं समझता तो उसे शोषण की अनुमति आपको मिल जाए, उसे भ्रमित करने की, उसके साथ कपट करने की अनुमति आपको मिल जाए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका कपट के द्वारा फोर्स, बलात् जो कन्वर्जन है, वो आपका
धर्मनिरपेक्षता ये सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है। सेकुलरिज्म कहता है कि सबको धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, ठीक है, और आप किसी भी ढंग से उसके धर्म के पालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आप उसकी अज्ञानता, अशिक्षा, इसका लाभ उठाकर उसके धर्म के पालन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इसीलिए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम जैसे अधिनियम अधिनियमित हुए हैं और उनको पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको यह लगे कि आप अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते इस धर्म के साथ, तब आप धर्म बदलें, कोई दिक्कत नहीं है, बदलिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन किसी अल्टीरियर मोटिव को अगर आप प्राप्त करने के लिए धर्म को बदल रहे हैं तो फिर कानून बनाने वाले बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तब आपकी सारी स्मार्टनेस इसको उतारकर एक जगह रख दिया जाएगा। और यही बात सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दोनों में कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सरला मुद्गल, इसमें क्या हुआ कि सिर्फ 494 आईपीसी यानी द्विविवाह का जो अपराध उससे बचाव हेतु एक हिंदू पुरुष ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस्लाम में पुरुष को 4 शादियों की इजाजत है। वो किन परिस्थितियों में है, कैसे है, वो अलग बात है, और उन परिस्थितियों और स्थितियों को चिंता ही नहीं करता। आप सिर्फ, ठीक है, धर्म का अवलंब तब लेते हैं जब वो आपके अनुकूल होता है, अदरवाइज आप बताते हैं अरे हम अंधविश्वासी थोड़े ही, अन्यथा आप इस ढंग की बातें करते हैं। उन्होंने दूसरी शादी करने की, क्यों, मुस्लिम पुरुष को 4 शादियों की इजाजत है, और 494 आईपीसी ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति का द्विविवाह, यदि किसी व्यक्ति का विवाह इस कारण शून्य है, इस कारण कि वह पति या पत्नी के जीवित रहते किया गया है, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो इस विवाह को करेगा अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, इस विवाह के लिए अमुक दंड से दंडित किया जाएगा, ये 494 कहती है। अब क्योंकि मुस्लिम पुरुष का विवाह, ठीक है, दूसरा इस कारण शून्य है ही नहीं, इस कारण, अन्य कारण से वो अलग बात है, इस कारण शून्य नहीं है कि प्रथम विवाह की पति या पत्नी जीवित है, यही नहीं, इसलिए वो क्रिमिनल लॉ की जद से बच जाते हैं। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पति ने यही किया, इस्लाम स्वीकार करके दूसरी शादी कर ली। अब सवाल यह उठा कि इस व्यक्ति को दंडित किया जाए न किया जाए, क्योंकि इस्लाम स्वीकार हो गया, पहली पत्नी जीवित है, ठीक है, तो वो भले हिंदू है, ये तो इस्लाम स्वीकार कर लिए और इन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो आज की डेट पर इन्हें 4 शादियों का हक आ गया, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि हम मुसलमान हो गए। तो अगर है भी तो भी हम 494 से बाहर। न्यायालय ने दोष सिद्ध किया, मामला होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और बिल्कुल सही दोष सिद्ध किया था। और ऐसे ही लोग, भाई लोअर जुडिशरी में होंगे, उन्होंने दोष सिद्ध किया होगा तो समझदार लोग रहे होंगे, ठीक है। और इतने समझदार सब नहीं होते, इतने समझदार वही होते हैं जो जेएमए सिलेक्शन से पहले ही कानून और उसकी, ठीक है, जो अंतर्निहित स्पिरिट है उसको भी समझते, खाली याद नहीं करते, खाली रटते नहीं है। प्रथमता तो किसी मजिस्ट्रेट ने ही दोष सिद्ध किया होगा, इस सरला मुद्गल में भी तभी तो पहुंचा होगा वहां तक, ठीक है। कोर्ट ने यह कहा नीचे से कि नहीं, गलत बात। सेकुलरिज्म या धर्म के पालन की जो स्वतंत्रता है वो ये कहती है
कि धर्म के पालन की स्वतंत्रता। और धर्म क्या है? जीवन जीने का ढंग। जब आपको यह लगता है कि इस जीवन जीने के ढंग से हम सुव्यवस्थित जीवन नहीं जी सकते और जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तब आप दूसरा धर्म अपनाए, तो आपने धर्म परिवर्तन किया है। और अगर दूसरी शादी या कुछ भी प्राप्त करने के लिए आप धर्म का परिवर्तन करें तो धर्म परिवर्तन नहीं, आपने बेवकूफ बनाया है दूसरों को, आपने पाखंड किया है, आपने धूर्तता की है। और आपने यही किया है, आपने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम स्वीकार किया। आपकी हिंदू धर्म से आस्था न रही हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आप इस्लाम के अनुयायी हुए यही नहीं कहा जा सकता है। आपके बारे में सही बात तो यह है, यह कहा जाना चाहिए कि आपने मुसलमान का रूप धर लिया है, ठीक उस प्रकार जैसे कोई फैंसी ड्रेस में मुसलमान बनकर आ जाए। आपके साथ बात यह है, झूठ बोलते हैं आप आज भी हिंदू हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई अस्पताल में भर्ती होने के लिए, कोई पैसे लेने के लिए, ठीक है, अगर इस्लाम स्वीकार भी कर ले तो इस्लाम कहां स्वीकार किया? बेकार की बात है। और यही व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार की, कुछ नहीं, उनका कुछ भी नहीं, गलत। आप द्विविवाह के दोषी हैं और दोष सिद्ध कर दिए। अब सवाल ये उठा, अब अगला सवाल उठ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कहा, ठीक है, कि अगर कोई सिर्फ शादी करने के लिए इस्लाम स्वीकार करेगा, ठीक है, तो वो द्विविवाह का दोषी माना जाएगा। और हमने द्विविवाह कब किया? आज से बहुत समय पहले। और अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? प्रवृत्त विधि, तत्समय प्रवृत्त विधि, उसके मुताबिक जो दंड दिया जा सकता था उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और इस लाइन में यह शामिल है कि तत्समय प्रवृत्त विधि, अगर इसके मुताबिक दंड दिया ही नहीं जा सकता था तो दंड नहीं दिया जाएगा। ये तो आज कहा आपने, और जब आज कहा तो इससे पूर्व, शादी तो हम इससे पूर्व कर चुके, इस्लाम तो इससे पहले स्वीकार कर चुके, तो अगर वो गलत भी है तो भी हमें उसके लिए दंडित कैसे किया जा सकता है? आपका ये जो जजमेंट है, इसके आधार पर भविष्य में कोई इस्लाम स्वीकार करे सिर्फ शादी के लिए तो वो दंडित होगा, हम कैसे हो जाएंगे? ठीक है, ये सवाल उठा, और ये सवाल धूर्तता का सवाल है, ये धूर्तता का सवाल है। ये वैसे ही सवाल है जैसे समाज में बैठे हुए सो कॉल्ड अच्छे लोग, ठीक है, अपनी धूर्तताओं के लिए अच्छे सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। जैसे आपके घर में घुसना हो तो सिद्धांत का समय भूमि गोपाल की, और उनके घर में जाना हो तो उनका घर, ठीक है। इस टाइप की जो लोग होते हैं वही ऐसे तर्क देते हैं। और इससे यह भी साबित होता कि विद्वानों ने ही, धूर्तों ने भी कानून के विकास में योगदान किया, ठीक है। यह धूर्ततापूर्ण तर्क ये सामने आया, तो न्यायालय ने वही कहा। तो इससे पूर्व हम कह रहे थे कि न्यायालय सिर्फ व्याख्याकार है, कानून नहीं बनाता न्यायालय। कानून तो हमेशा से वो है। दुनिया में चंद्रमा उसी दशा में जैसा आज है पहले भी मौजूद था, हमेशा से वैसा ही था। आपने आज उसे वैसा जाना है जैसा वो है, तो आपकी जानकारी के मुताबिक चीजें हैं या नहीं है ये निर्धारित नहीं किया जाएगा, चीजों के आधार पर निर्धारित होगा कि वे हैं या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कानून तो हमेशा यही था कि कोई शादी करने के लिए इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले ये अवसर ही नहीं आया कि हम ये कहते, ठीक है। हम तो व्याख्या कर रहे हैं कानून की, अब व्याख्या उसी की होगी जो है। व्याख्या से नई चीज आती नहीं है, इसलिए
सुप्रीम कोर्ट जमानत का अधिकार, जमानत को कानूनी अधिकार बना नहीं रहा, वो है कानूनी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यही तो लिखा है तत्समय प्रवर्तन विधि, तत्समय प्रवर्तन विधि, उसके मुताबिक जो दंड दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। तो तत्समय प्रवर्तन विधि यही थी कि आपको 7 साल का दंड दिया जाना चाहिए यदि आपने सिर्फ शादी करने के लिए इस्लाम स्वीकारा है, क्योंकि तब वो इस्लाम की स्वीकारोक्ति मानी ही नहीं जाएगी। हमने तो आज सिर्फ ये बताया है कि आईपीसी के धारा 494 में 1860 से यही बात लिखी हुई है, ये बताई हमने आज, लिखी तो हमेशा से है। इसलिए जजमेंट लॉ या केस लॉ, इसके आधार पर यह नहीं समझा जाएगा कि नया कानून अस्तित्व में आया है, बल्कि सिर्फ इतना माना जाएगा कानून की व्याख्या हुई है। इससे यह भी तय हो जाता है कि कानून बनाने का हक सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, या यूं कहें कानून बनाने का हक सुप्रीम कोर्ट को तभी है जब संबंधित विषय पर कानून नहीं है और कानून की जरूरत है। और यह जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को तब प्राप्त होगा जब या तो फंडामेंटल राइट इन अनुच्छेद 32 में किसी मामले को सुनना हो तो कोई आदेश, कोई निर्देश, ये सब जारी करने की स्वतंत्रता है, या अन्य कोई मामला सुनना हो और अनुच्छेद 142 की ताकत का उपयोग करके कुछ बनाए और अनुच्छेद 141 के प्रभाव से उसे विधि के रूप में पूरे देश में घोषित करते हैं। अन्यथा सामान्य दशा में सुप्रीम कोर्ट को अधिनियमन की ताकत नहीं। अब बचता है 20(2), 20(3), तो 20(2) पर कल बात करेंगे। देखें